जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड ज्योग्राफी के इकाई 1 के खंड ख को पढ़ने वाले हैं, जिसके टॉपिक का नाम है जल संसाधन। ये जो वीडियो है इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप पहले पार्ट को देख सकते हैं। इस चैप्टर में, वीडियो में हम लोग आज बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में और नर्मदा बचाओ जैसे आंदोलन हुआ था उन सभी के बारे में पढ़ेंगे कि ये सब क्या था। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाएं। प्राचीन ग्रंथों एवं अन्य ऐतिहासिक अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि ईंट, पत्थरों, मिट्टी, मलबों के सारे झीलों एवं अन्य जलाशयों के तटबंध और लहरों जैसी उत्कृष्ट कृतियाँ बनाई जाती थी। अतः यही परिपाटी नवीन नहीं है। हमने आज कई नदियों पर बांध बनाए हैं। देखिए, हम लोग जो प्राचीन ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहाँ से ये पता चलता है कि प्राचीन काल में भी, और बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक अभिलेख हैं, तो प्राचीन ग्रंथ और ऐतिहासिक अभिलेखों से ये पता चलता है कि ये जो नदियों पे बांध बनाने का जो काम है वो आज नहीं हो रहा है, ये प्राचीन काल में भी होता था। वहाँ पे पत्थर से, मिट्टी से, मलबा जो भी कचरा है उन सबों को मिला करके पहले भी बांध बनाया जाता था, पहले भी नदी और झील का निर्माण किया जाता था। तो आज यदि हम लोग यहाँ पे नदियों पर बांध बनाते हैं तो ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये हमारे देश में प्राचीन काल से ही होते आया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा देशवासियों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु योजनाएं निर्मित हुई, जिसमें परियोजनाओं पर विशेष बल दिया गया। तो देखिए, जब हम लोग आज़ाद हुए, आज़ादी से पहले तो हम लोग अंग्रेज के गुलाम थे, तो उन्होंने जो नीति अपनाया, जैसा उनको अच्छा लगा वो काम किए। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे आज़ाद हुए, स्वतंत्र हुए, तो हम लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने तो अब तक हमारे संसाधनों का दोहन ही किया था। तो हम लोग आर्थिक स्थिति से बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे। तो यहाँ पे ज़रूरत था हमें मजबूत होने की, आत्मनिर्भर होने की, अपने पैरों पे अर्थव्यवस्था को खड़े करने की। तो इसके लिए देशवासियों को जीवन स्तर को सुधारना जरूरी था। इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़े भी हैं कि अगर देश को विकसित करना है तो वहाँ पे जो व्यक्ति है उनको भी विकसित करना पड़ेगा। तो देशवासियों के जीवन स्तर को सुधार करने के लिए यहाँ पे कई सारी योजनाएं बनाई गई। उन्हीं योजनाओं में से एक था नदी घाटी परियोजना, इस पर भी ध्यान दिया गया। यहाँ पे एक और चीज़ है कि देश को विकास के रास्ते पर ले जाने वाले उक्त परियोजनाओं को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये सवाल बोर्ड में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि देश के बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही ये बात को कहा था। तो यहाँ पे जो हमारे देश के लोग हैं, इनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए कई सारी योजनाएं लाई जा रही थी। उन्हीं योजनाओं के बीच में एक और योजना था जिसका नाम था नदी घाटी परियोजना। इस पर भी ध्यान दिया गया कि इसको भी बेहतर बनाया जाए। इन परियोजना के विकास में कई उद्देश्य हैं। जैसे कि ये परियोजना आ रहा था तो इसमें बहुत सारे उद्देश्य छुपे हुए थे। बन तो रहा था सिर्फ बांध, लेकिन इससे फ़ायदा बहुत सारा था, इसीलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। तो देखिए, इससे क्या क्या उद्देश्य था। पहला, बाढ़ को नियंत्रित करना, बांध बना करके बाढ़ को कंट्रोल करेंगे। मृदा अपरदन को रोकेंगे, जो मिट्टी के कटाव होता है उसको भी हम बांध बना के रोक सकते हैं। पेय और सिंचाई होती है, जलापूर्ति, या यदि हम बांध बना लें तो पानी को स्टॉक करते हैं तो उससे हम उसे सिंचाई के रूप में और यहाँ पीने के रूप में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जल से हम लोग विद्युत का भी उत्पादन कर सकते थे। उद्योगों में जो जल की आवश्यकता होती है उसकी भी पूर्ति हम लोग कर सकते थे। साथ ही साथ ये बांध बनाने से जो पानी भरेगा उसमें, तो उससे हम लोग यहाँ पे जल परिवहन के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते थे। मनोरंजन में जैसे खेल वगैरह होता है तो उसमें भी इसका उपयोग हो जाएगा। वन्य जीवन संरक्षण में भी इसका यूज हो जाएगा। इसमें मछली पालन भी कर सकते हैं, जलीय जो कृषि है उसे भी कर सकते थे, और पर्यटन का भी ये काम कर सकता था, घूमने वाला भी काम कर सकता था। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक बांध बनाने से बहुत सारी योजनाओं को सफल बनाया जा सकता था, इसीलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। इन अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सक्षम इन नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से विभूषित किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे ये सारे जो योजनाएं हैं वो एक साथ पूर्ति हो रहा था, इसीलिए इस नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से भी जानते हैं। यही इसका नाम रखा गया, बहुउद्देशीय परियोजना। यहाँ पे हम लोग को एक यहाँ पे बांध का फोटो दिया गया है, जो कि हीराकुंड बांध है, जो कि उड़ीसा में
यहाँ पे वहाँ की नदी पे बनाया गया है। प्रथम प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण था कि नदी घाटी परियोजनाएं कृषि, औद्योगिकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण तथा नगरीय व्यवस्था को समन्वित रूप से विकसित कर सकेगी। जो हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका मानना था कि यदि नदी घाटी परियोजना आ जाए तो इससे हम लोग कृषि को भी विकसित कर सकते हैं, औद्योगिकरण को भी विकसित कर सकते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सुधार सकते हैं, नगरीय व्यवस्था को भी सुधार सकते हैं। इन सभी का विकास हम एक साथ ये परियोजना ला करके कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना था, ऐसा उनकी दृष्टिकोण था। भारत में अनेक नदी घाटी परियोजना का विकास हुआ और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत में बहुत सारी नदियों को यहाँ पे ये बांध बनाया गया, नदी घाटी परियोजना का विकास किया गया। जैसे भाखड़ा नंगाल परियोजना है, हीराकुंड परियोजना है, दामोदर परियोजना है, गोदावरी, कृष्णा, स्वर्णरेखा, सोन परियोजना, इसके जैसे अनेक परियोजनाएं यहाँ पे भारत के नदियों के ऊपर ये लगाया गया, ये बांध बनाया गया। और इससे यहाँ पे ये इसीलिए लगाया गया है ताकि यहाँ पे सब कुछ के विकास में ये सहायक हो, बहुत सारे चीज़ों में एक साथ हम विकास कर पाएँ। गत कुछ वर्षों से बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं बांध विरोध और पुनर्निरीक्षण का कारण बनते रहे हैं। नदियों से बांध लगाने से नदियों का प्राकृतिक प्रवाह जो है वो रुक जाता है, जिससे तल पर अवसादीकरण तेज हो जाता है। इसी तलछट जमाव से जलीय जीवों के साथ भोजन एवं प्रजनन तथा स्वच्छंद विचरण की समस्या तो आती ही है, साथ ही बाढ़ जैसी विभीषिका भी उत्पन्न हो जाती है। इतना ही नहीं, बाढ़ग्रस्त मैदान की वनस्पतियों एवं मृदाएँ प्लावित होकर अपघटित भी हो जाती है। तो देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री ये लाए बहुउद्देशीय परियोजना, ये तो लाए थे फायदे को लेकर के कि ये हमको फ़ायदा होगा, लेकिन अभी तक में हम लोग देखें कि मनुष्य किसी भी चीज़ का जब आविष्कार किया है या कोई भी खोज किया है तो उसमें फ़ायदा के साथ साथ उसका नुकसान भी हुआ है। तो यदि हम लोग आगे में विकास करने के लिए परियोजना बना रहे थे तो इसके कुछ हानि भी थे। जैसे हानि के रूप में क्या हुआ कि ये जब बांध बनाकर पानी को रोका जाता है तो इससे बाढ़ की स्थिति बन जाती है। जब पानी बहुत ज़्यादा होता है तो इससे अगल बगल के जो गांव हैं वहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनी हुई रहती है। यदि अत्यधिक वर्षा हो जाए तो ऐसे में बांध टूटने की भी डर रहता है। अगर बांध टूट गया तो पानी को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावे जब नदियाँ पानी लेकर के आती है तो हम सभी पढ़ें कि वो नदी अपने पानी के साथ बहुत सारे मिट्टी अवसाद को भी काट करके लाती है, जो उसमें पानी में घुला हुआ रहता है। अब जब बांध के पास पानी को रोका जाता है तो वहाँ पे पानी स्थिर हो जाता है और वो मिट्टी जो है, जो भी वहाँ पे लाया है पानी अपने साथ मिला करके, वो नीचे जा कर के नदी के तली में बैठ जाते हैं और धीरे धीरे वो नदी की जो गहराई है वो कम होने लगती है और उसमें जो पानी रखने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो ऐसे में बाढ़ की स्थिति और बन जाती है। तो यहाँ पे इससे कुछ नुकसान भी हो रहा था। ये समस्याएं भी यहाँ पे अभी पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि इससे कुछ यहाँ पे बांध बनने से नुकसान भी हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये क्या था। तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है जो स्थानीय लोगों, किसानों और पर्यावरणविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए प्रेरित करता है। तो ये गुजरात में यहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। यहाँ एक जो ये संगठन है वो एक प्राइवेट संगठन है, कोई सरकारी नहीं है, जिसमें यहाँ के स्थानीय लोग, किसान, ये लोग जो हैं वो इसमें मिल करके, और वहाँ पे जो गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बन रहा है उसी के लिए ये लोग विरोध कर रहे थे कि ये नहीं बनना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि टिहरी बांध आंदोलन जैसी अनेक जन विरोध बहुउद्देशीय परियोजनाओं की खामियों को उजागर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग या ये देखें नर्मदा बचाओ आंदोलन या हम लोग टिहरी बांध आंदोलन देखें, ये सब चीज़ें ये दर्शाती है कि बहुउद्देशीय परियोजना जो है उसमें खूबी तो है, खूबी के साथ साथ इसमें कुछ खामियां भी हैं जो ये आंदोलन के रूप में सामने आया और ये उजागर किया कि इससे हमें क्या क्या नुकसान होती है। आमतौर पर लोग अपनी ज़मीन, आजीविका और संसाधन से लगाव एवं नियंत्रण को त्याग कर अन्यत्र विस्थापित हो जाते हैं, जिसके बदले इन्हें न तो पर्याप्त मुआवजा मिल पाता है और न ही ये विस्थापित होने के पश्चात इस परियोजना का ही लाभ ले पाते हैं। देखिए, जब बहुउद्देशीय परियोजना लाया जाता है, बांध ये सब का निर्माण किया जाता है, तो वहाँ पे अगल बगल के जो गांव घर हैं उन लोग को लगभग खाली कर दिया जाता है। वहाँ पे इन लोगों को किसी तरह से, जो वहाँ के मूल निवासी, उनको इसमें कोई फ़ायदा
नहीं पहुंचता है, इसका लाभ उनको नहीं मिल पाता है, न तो मुआवजा मिलता है, और जब यहाँ से ये लोग चले जाते हैं तो ये बांध के नदी का भी कोई फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो ये इन लोगों का नुकसान था। इसका लाभ पूंजीपति एवं जमींदार वर्ग को अवश्य मिल जाता है। तो देखिए, नदी घाटी हो या जो बन रहा है तो उसको बनाने का जो ठेकेदारी है वो कोई पूंजीपति लोग लेंगे, या वहाँ पे जो मछली पालन ये सब जो करना है वो पूंजीपति लोग, यहाँ वहाँ के जो ज़मींदार लोग हैं वो लोग लेंगे। तो उन लोगों को तो फ़ायदा हो जाता है, लेकिन आम जो जनता है, जो गरीब लोग हैं, उनको ही बहुउद्देशीय परियोजना से कोई ख़ास फ़ायदा यहाँ पे नहीं पहुँचता है, और इसी कारण वे लोग यहाँ पे इसकी आलोचना करते हैं, इसके खिलाफ आंदोलन करते हैं, इसका विरोध करते हैं। यह सच है कि सिंचाई की सुलभता ने कई क्षेत्रों में फसल के प्रतिरूप को परिवर्तित किया है। जहां जल कृषि एवं वाणिज्य फसलों की ओर किसान आकृष्ट हुए हैं, वहीं मृदाओं की लवणीकरणीय जैसी गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। तो देखिए, एक तरफ नदी घाटी परियोजना हमें फ़ायदा दे रहा है कि इससे हम लोग के कई सारे क्षेत्र हैं जो पहले कृषि नहीं हो पाते थे पानी की कमी कारण, लेकिन ये बहुउद्देशीय परियोजना बना करके अब वहाँ पे पानी की पूर्ति की जा रही है और वहाँ पे खेती हो रही है। तो किसानों को फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे मृदा में लवणीकरण की समस्या भी बन रही है। मतलब एक तरफ ये फ़ायदा कर रहा है तो दूसरी तरफ ये नुकसान भी पहुँचा रहा है। इसी वजह से गरीब, भूमिहीन एवं अमीर भूस्वामी के मध्य एक सामाजिक खाई का निर्माण होता प्रतीत हो रहा है। इस तरह के झगड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगते हैं एवं लाभ के बंटवारे में दिन प्रतिदिन समस्याएं उत्पन्न हो रहे हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि मुख्य रूप से जो फ़ायदा हो रहा है वो पूंजीपति लोगों को, या जो ज़मींदार हैं, अमीर लोग हैं, उनको हो रहा है। गरीब के किसान वे लोग हैं उनको किसी तरह के इसमें फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इस तरह से समाज में एक खाई बनते जा रहा है कि एक व्यक्ति जो अमीर हो और अमीर बनते जा रहा है, और जो गरीब व्यक्ति हो और गरीब बनते जा रहा है। तो समाज में एक खाई का निर्माण हो रहा है। ये सिर्फ देश के अंदर की लड़ाई नहीं है, इसके वजह से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, मतलब दो देशों के बीच भी इन बांधों को लेकर के लड़ाई चलते रहता है। पानी रोक लेने के वजह से, या समय से पहले जब ज़रूरत है तब पानी न छोड़ना, और जब ज़रूरत नहीं है तब पानी छोड़ना, जिससे फसल ये सब बर्बाद होता है। तो इस तरह के कई सारी समस्याएं यहाँ पे होता है, और दो देशों के बीच भी हमेशा झगड़े चलते रहते हैं। इसके अलावा ये बहुउद्देशीय परियोजना से जो लाभ होता है, उस लाभ को लेकर के भी, उसके बंटवारे को लेकर के भी यहाँ पे आए दिन हम लोग देखते हैं कि लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो ये भी एक इसका समस्या बना हुआ है। अक्सर यह देखा जाता है कि नदी घाटी परियोजना द्वारा वांछित उद्देश्यों को पूर्ति न करने की वजह से विरोध एवं आपत्तियां उठाई जाती है। इन बांधों का निर्माण बाढ़ नियंत्रण के लिए होता है। उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अति वर्षा के जल भी बांध के नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो बहुउद्देशीय परियोजना बनाया गया है वो तो लाया गया था कि यहाँ पे बाढ़ को कंट्रोल किया जाएगा, उसको नियंत्रित करेंगे, लेकिन हो जाता है इसका उल्टा। जब वहाँ पे नदी में, यहाँ पे तलछट में जब जमा हो जलाशय में जब तलछट जमा होने लगता है, यानी कि मिट्टी सब या जो कंकड़ पत्थर नदी अपने पानी के साथ बहा करके लाती है, वो जब जमा होने लगता है तो उससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी कि बाढ़ कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था और इसमें बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण भी यहाँ पे बांध के नियंत्रण से वो बाहर हो जाता है, बांध भी टूट जाता है और ऐसे में बाढ़ आ जाता है। 2007 में उत्तर बिहार की बाढ़ विभीषिका का मंजर आप देखे या सुन चुके हैं। तो यहाँ पे 2007 में 8 में कोसी नदी में जो बाढ़ आया था, तो उसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े भी हैं कि कैसे इन नदियों से बाढ़ का कारण ये सब बन जाता है। तो ये सब समस्याएं होती है। जो ये बिहार में बाढ़ आया था वो नेपाल स्थित बैराज के द्वारा छोड़े गए जल से अति विकट हो गई थी, जिससे जान माल की क्षति के साथ साथ भूमि निम्नीकरण की भी समस्या का इजाफा हुआ था। ऐसा भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंपन की संभावना बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, बाढ़ से जल प्रदूषण, जल जनित बीमारियां तथा फसलों के कीटाणु जनित बीमारियों का भी संक्रमण हो जाता है। तो देखिए, 2007 में जो बाढ़ आया था उत्तर बिहार में, उसका कारण क्या था कि नेपाल में एक जगह है बैराज, वहाँ से अचानक से पानी को नदी से छोड़ दिया गया था और वो पानी को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था, जिसके कारण हमारा उत्तर बिहार पूरे तरह से बाढ़ में डूब गया था, बाढ़ से ग्रसित हो गया था। इसमें काफ़ी जान माल की क्षति भी हुई थी, लोगों को नुकसान भी पहुंचा था।
इसके अलावा भूमि निम्नीकरण की भी समस्या बन गई थी। तो ये सब समस्याएं यहाँ पे बाढ़ के कारण हो गया था। ये तो हुआ बाढ़ से। बिना बाढ़ के भी यहाँ पे कुछ समस्याओं को बताया गया है कि बहुउद्देशीय परियोजना के कारण भूकंपन की संभावना हो जाती है। इसके अलावा बाढ़ से जब बाढ़ आती है तो जल प्रदूषण की समस्या बनती है। उसके बाद जल जनित बीमारी हो जाती है, क्योंकि पानी आएगा तो गंदगी फैलेगा तो उससे बहुत सारे कीटाणु ये सब हो जाते हैं, जिससे हमें बीमारी भी होती है। इससे फसलों में भी कीटाणु लग जाते हैं और फसल भी खराब हो जाता है। और गलती से वो फसल हो भी गया तो अगर उसका हम सेवन करें तो इतना ख़राब रहता है कि यदि हम उसका सेवन करें तो उससे भी संबंधित हमको बीमारी हो सकती है। तो यहाँ पे बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बहुत सारे नुकसान भी हो रहे हैं। एक तरफ फ़ायदा हो रहा है तो दूसरी तरफ इससे नुकसान भी हो रहा है। अब यहाँ पे जल संकट के बारे में। जल संकट को पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि स्वीडन के एक विशेषज्ञ जिनका नाम है फॉल्कन मर्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। यदि इससे कम जल उपलब्धता है तो वो जल संकट का कारण है। यहाँ पे स्वीडन के एक विशेषज्ञ हैं फॉल्कन मार्क, उनका मानना है कि प्रतिदिन एक व्यक्ति 1000 घन मीटर पानी का उपयोग करता है। यदि इतना पानी उसको नहीं मिल रहा है तो उसके पास जल संकट की समस्या बन चुकी है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जल संकट क्या है। जल की अनुपलब्धता जल संकट के रूप में माना जाता है। पृथ्वी में विशाल जल सागर होने एवं निम्नीकरण होने के बावजूद जल दुर्लभता जटिल समस्या है। जल संकट के भाव उत्पन्न होते ही मानस पटल पर सूखाग्रस्त या अनावृष्टि का चित्र उपस्थित होने लगता है। तो देखिए, जल संकट का मतलब होता है कि पानी की अनुपलब्धता, यानी कि पानी यदि नहीं है तो उसी को हम लोग जल संकट के रूप में जानते हैं, या ये कहें कि पानी की कमी को हम लोग जल संकट के नाम से जानते हैं। ठीक, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का 71% भाग जो है वो पानी से घिरा हुआ है। ऊपर से पानी नवीनीकरणीय संसाधन है, फिर भी देश भर में दुनिया भर में यहाँ पे जल संकट की समस्या बनी हुई है। ये एक बहुत जटिल समस्या है। जैसे ही हम लोग जल संकट के बात करते हैं तो दिमाग में पिक्चर जो बनता है, जो चित्र बनता है वो सूखे का बनता है कि चारों तरफ सूखा सूखा है। तो इस तरह के चित्र हमारे दिमाग में आने लगता है। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, उसमें जल संकट की स्थिति का आकलन भी किया गया है। हम वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधन की उपलब्धता के समय और स्थान की विभिन्नता से इनकार नहीं कर सकते हैं। देखिए, हम लोग को जो पानी की पूर्ति होती है वो मुख्य रूप से जो भूपृष्ठीय जल है या भूमिगत जल है, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि इसकी पूर्ति जो है वो वर्षा के रूप में ही होता है। और मौसम के परिवर्तन के साथ साथ इन पानी के वितरण में भी परिवर्तन होते रहता है। हर जगह पानी का उपलब्धता एक जैसा नहीं होता है, हर जगह पानी बराबर नहीं मिलता है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम मिलता है। तो इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि पानी की उपलब्धता जो है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। प्रायः जल की कमी, इसके अति शोषण, अति उपयोग एवं समाज के विविध वर्गों के जल की असमान वितरण से उत्पन्न होती है। जो जल की कमी है उसके उत्पन्न होने में मुख्य रूप से यहाँ पे मानव का ही योगदान है। इन्हीं के वजह से ये चीज़ हुआ है। जैसे कि यहाँ देखें कि हम लोग पानी का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं, इसका दोहन बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे पानी का कमी होने लगता है। समाज में अलग अलग वर्ग के द्वारा यहाँ पानी का जो असमान वितरण है, यानी कि आज के समय में जो पानी का इतना उपयोग बढ़ गया है, इन कारणों से ही यहाँ पे पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। जनसंख्या वृद्धि के कारण भी यहाँ पे पानी का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत सारे यहाँ पे उद्योग लग रहे हैं, उसके कारण भी यहाँ पे पानी का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। और इन सभी कारणों से यहाँ पे जल संकट की समस्या बन रही है, क्योंकि यहाँ पे जल का उपयोग जो बहुत ज़्यादा हो रहा है और लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल में लें कि हमें पानी की आवश्यकता होती है, मान लीजिए 10 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो लोग क्या करते हैं, जैसे किसी के यहाँ नलकूप है यानी कि बोरिंग की व्यवस्था है, तो वो क्या करता है, पहले वो पानी को निकालेगा और ठंडे पानी के इंतज़ार में पहले पानी जो है उसको निकाल करके बर्बाद करेगा और तब जा कर के वो ठंडा पानी लेगा। पहले वो 10 लीटर पानी की जगह वो 20 लीटर पहले बर्बाद करेगा तब लेगा। ये मिल जाता है फ्री में, नवीकरणीय है, पैसा तो लगता नहीं है। तो इंसान इसकी कीमत, इसकी वैल्यू नहीं समझता है। बिना मतलब के भी मोटर चालू करके छोड़ दिया, नल चालू करके छोड़ दिया, तो इस तरह से पानी की बर्बादी होते रहता है। जहाँ नहाने में ज़रूरत है 50 लीटर पानी के, मान लीजिए वहाँ वो 100 लीटर पानी को खर्च करेगा।
तो इस तरह से हम लोग पानी का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका अति दोहन कर रहे हैं, और इन वजहों से हमारे पास यहाँ पे जल संकट जैसी समस्या हमारे सामने उभर के सामने आ रही है। ये सब समस्या बनी हुई है। आप जानते हैं कि किसी क्षेत्र में प्रचुर जल उपलब्धता के बावजूद वहाँ जल दुर्लभता व्याप्त हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे पानी का संकट नहीं बनेगा। हमारे देश में ही ऐसे कई से शहर हैं जहाँ पे पानी की उपलब्धता तो है, पानी है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जल संकट की समस्या बनी हुई है। बढ़ती जनसंख्या, उनकी मांग तथा जल के असमान वितरण से भी जल दुर्लभता का परिणाम है। जनसंख्या बढ़ेगा तो वहाँ पे पानी का मांग बढ़ेगा, और पानी के मांग बढ़ने से यहाँ पे जल की संकट बनेगा, क्योंकि हर जगह पानी एक जैसा नहीं है, इसका वितरण अलग अलग जगहों पे भिन्न भिन्न है। जलाधिक से न केवल जल का घरेलू उपयोग बढ़ता है, बल्कि अधिक अनाज उत्पादन हेतु जल संसाधन का अतिशोषण कर सिंचित भूमि में भी अभी वृद्धि की जा रही है। तो देखिए, एक तो ये हो गया कि हम लोग घरेलू चीज़ में तो इसका यूज करते ही हैं बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। इसके अलावे यदि हम लोग अपने कृषि को बढ़ाना चाहें, खेती को बढ़ाना चाहें, तो कृषि करेंगे तो हमें सिंचाई की आवश्यकता होगी, तो सिंचाई करने के लिए पानी की आवश्यकता होगी, तो इसमें भी हम लोग पानी का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, और इस कारण से भी यहाँ पे जल संकट की समस्या बनती है, जिससे शुष्क ऋतु में कृषि किया जा सके। तो यहाँ पे बरसाती मौसम में तो ठीक है, लेकिन जब मौसम गर्मी की शुष्क मौसम हो तो उन मौसमों में बारिश तो होती नहीं है, तो वहाँ पे खेती करने के लिए हमें ज़मीन के अंदर से ही या जो ज़मीन के ऊपर नदी तालाब है वहीं से पानी का उपयोग करते हैं कृषि करने में। तो इन सभी कारणों से भी यहाँ पे जल संकट बनता है। अक्सर देखा जाता है कि किसान खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप द्वारा भूमि सिंचित कर कृषि उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, परंतु जरा आप सोचिए कि इसका परिणाम क्या होगा। इससे भूमिगत जल स्तर नीचे गिर सकता है और जल की उपलब्धता में कमी आ जाएगी, और जैव समुदाय में पेयजल का अभाव के साथ साथ भोजन सुरक्षा के भी खतरे में पड़ जाएगा। तो देखिए, हम लोग हमेशा देखते हैं कि किसान जो है बरसात के मौसम में तो चलो बारिश हो जाती है तो खेती कर लेते हैं, लेकिन जब बरसात का मौसम नहीं होता है और किसान को खेती करना है, अपना उपज को बढ़ाना है, तो ऐसी स्थिति में क्या करता है कि किसान अपने नलकूप से, कुआं से, तालाब से, झील, नदी जो है, इन्हीं सब जगहों से पानी को निकालता है। मुख्य रूप से जो किसान खेती करता है वो नलकूप के माध्यम से, आज के ज़माने में तो वो नलकूप के माध्यम से ही ज़मीन के नीचे जो पानी है भूमिगत जल वो निकालता है, उससे कृषि करता है। अब इसमें हज़ारों लीटर यहाँ पे पानी एक खेत को सिंचाई करने में लग जाते हैं। और अब यहाँ पे सोचना ये है कि अगर ये चीज़ ऐसे ही लगातार चलते रहा तो आगे क्या होगा। सोचिए, इतना ज़्यादा पानी जब सिंचाई में उपयोग किया जा रहा है तो भूमि का जल स्तर जो है, भूमिगत जल स्तर जो ज़मीन के नीचे पानी है, वो धीरे धीरे नीचे जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पानी कम होते जाएगा, और इससे जो समस्या उत्पन्न होगी वो कृषि के लिए भी होगी और जीव जंतु हम लोगों के लिए भी होगी। अगर पानी नीचे चला जाएगा इसका लेवल, तो पानी मिलेगा नहीं, तो हम लोग को जो रोज़मर्रा के ज़िंदगी में जो आवश्यकता है पानी की, उसकी भी पूर्ति नहीं हो पाएगी, और यहाँ पे किसान खेती भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि पानी ही नहीं रहेगा तो खेती कहाँ से होगा। ठीक, तो यहाँ पे खेती भी नहीं कर पाएगा, और हम लोग को यहाँ पे रोज़ जो पीने के लिए या बाकी के जो घरेलू काम के लिए पानी चाहिए वो उसकी भी पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो इससे हमारा जितना भी जैव समुदाय है वो सभी खतरे में आ जाएंगे। मनुष्य के साथ साथ जो जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, सभी खतरे में आ जाएंगे। साथ ही साथ हमारा जो भोजन सुरक्षा है, जो भोजन की पूर्ति करना होता है, वो भी नहीं हो पाएगा, वो भी खतरे में आ जाएगा। तो ये भी एक जल के कमी कारण एक गंभीर समस्या बनी हुई है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में तीव्र गति से औद्योगिकरण और एवं नगरीकरण का विकास हुआ है। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी अपने पैर जमा लिए हैं। उद्योगों की वजह से मृदु जल पर दबाव बढ़ रहा है। इन उद्योगों का संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी अधिकांशतः पूर्ति जल विद्युत द्वारा ही होती है। शहरों में बढ़ती आबादी एवं शहरी जीवन शैली के कारण जल एवं विद्युत की आवश्यकता में त्वरित वृद्धि हुई है। जहां नलकूप लगाकर जल आपूर्ति के लिए अंधाधुंध शोषण हो रहा है और जल के भंडारण तीव्र गति से घट रहे हैं। देखिए, जब हम लोग आज़ाद हुए तो आज़ादी के साथ ही यहाँ पे औद्योगिकरण का विकास हुआ, मतलब नए नए उद्योग लगाए गए, और नगरीकरण का भी विकास हुआ, यानी कि शहरों को बसाया गया। और इधर बीते कुछ वर्षों में देखें 90 के दशक में, तो यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी आना शुरू कर दी, और उन लोगों ने भी यहाँ पे अपना अच्छा खासा बाज़ार बना लिया है, अपना पैर जमा लिया है।
अब ये सब जो आए, जो यहाँ का औद्योगिकरण है या जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो यहाँ पे उद्योग लगाए हुए हैं, ये सब बहुत ज़्यादा यहाँ पे पानी का यूज करते हैं। शहरीकरण होने से जो वहाँ पे लोगों का जनसंख्या बढ़ा है तो वहाँ पे भी पानी का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। और ये सब जो पानी है वो पीने वाला पानी है, मनुष्य के प्रतिदिन के जीवन में यूज होने वाला पानी है। तो इस पर दबाव बढ़ गया है, जो मृत्यु जल है उसका दबाव बढ़ा है, उसकी खपत बढ़ गई है। जितने भी उद्योग हैं उनको संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इन ऊर्जा के पूर्ति के लिए जल से ही विद्युत का निर्माण किया जाता है। यानी कि जलीय विद्युत को ही ये लोग फैक्ट्री में ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो शहर में दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रहा है, और शहरी जीवन जिस प्रकार के है उसमें भी यहाँ पे पानी के बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ता है। और इन कारणों से यहाँ पे पानी की उपयोग जो है वो बढ़ चुका है। लोग आज ज़्यादा मात्रा में पानी की खपत कर रहे हैं। शहरों में हम यदि चले जाएं तो वहाँ पे कोई भी घर हो, किसी भी घर में चले जाएं तो वहाँ पे पानी जो निकाला जाता है वो नलकूप के माध्यम से ही निकाला जाता है, यानी कि मोटर के माध्यम से ही पानी को निकाला जाता है और वो अपने जल की पूर्ति करते हैं। अब मोटर से निकालने में वही बातें हैं अभी कि काम रहता है 10 लीटर का, तब पहले 20 लीटर पानी को बहाना है, तब 10 लीटर पानी को किसी बर्तन में रखना है। तो इस तरह से यहाँ पे पानी की बर्बादी हो रही है, जिसके कारण यहाँ पे जल के भंडारण जो है, जो भंडार था वो तेज़ी से घट रहा है। वाटर लेवल दिन प्रतिदिन नीचे की ओर जा रहा है और ये एक बहुत ही गंभीर समस्या आज के ज़माने में, आज के समाज के लिए हो चुका है। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में लोग पानी के लिए लड़ेंगे, ये समय दूर नहीं है। तो हमको इसको बचाने की बहुत आवश्यकता है। हम लोग बिना खाना खाए 1 दिन 2 दिन रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी पिए हम लोग 1 दिन 2 दिन नहीं रह सकते हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। तो हम लोग को यहाँ पे जल को बचाने का उपाय भी सोचना है, उसको संचित करके रखना है, ज़्यादा बर्बाद इसे नहीं करना है। यहाँ पे देख लेते हैं कि वर्तमान समय में भारत की कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। जितना हम लोग आज विद्युत का उपयोग करते हैं उसका 22% जो विद्युत है वो जल विद्युत होता है, यानी कि पानी से वो विद्युत को बनाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे पानी का कितना ज़्यादा उपयोग हो रहा है। अभी तक हमने जल संकट के मात्रात्मक पहलू पर चर्चा किया है, परंतु हमारे देश में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां जल के पर्याप्त मात्रा होने के बावजूद लोग प्यासे हैं। बता सकते हो ऐसा क्यों है? इस दुर्लभता का कारण क्या है? जल की खराब गुणवत्ता यह किसी भी राज्य या देश के लिए चिंतनीय विषय है। देखिए, अब तक हम पढ़ रहे थे वो ऐसे जगहों के बारे में जहाँ पानी नहीं है, वहाँ पे समस्या है। अभी हम लोग पढ़ेंगे ऐसे जगहों के बारे में जहाँ पे पानी तो है लेकिन वो यूज करने लायक नहीं है। पानी होते हुए भी वहाँ पे पानी की समस्या, जल संकट की समस्या बनी हुई है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों है? आखिर क्या कारण है कि वहाँ पे पानी होने के बावजूद भी जल संकट की समस्या बनी हुई है? तो यहाँ पे सवाल का जवाब है कि पानी तो है लेकिन क्या वो स्वच्छ पानी है? जो जल है वो स्वच्छ है? अगर स्वच्छ नहीं है तो हम लोग के यूज लायक नहीं है। और यदि किसी भी देश में, राज्य में या किसी भी क्षेत्र में यदि पानी का गुणवत्ता अच्छा नहीं हो, प्रदूषित हो चुका है, खराब हो चुका है, तो ये एक चिंता का विषय बन जाता है कि उपलब्ध होते हुए भी हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में उपयुक्त होने वाले उर्वरक जल में मिल जाने से जल की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हुई है, जो मानव के लिए अति नुकसानदेह है। अब जब यहाँ पे देखा गया है कि पानी उपलब्ध है लेकिन वो ख़राब है, तो सवाल ये भी बनेगा कि आखिर वो पानी खराब हुआ कैसे? तो पानी को खराब करने में मनुष्य का ही हाथ है। ये कह सकते हैं कि मनुष्य अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मार रहा है, वो खुद ही इसका जिम्मेवार है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी उद्योग हैं, जो औद्योगिकरण हुआ है, जो उद्योग हैं, उद्योग के जितने भी कचरा होता है वो सभी किसी नदी में डाला जाता है। पानी भी नदी से लेगा स्वच्छ और फिर कचरा को भी उसी नदी में डालेगा, जिससे कि वो पानी उपयोग लायक नहीं रह जाता है। इसके अलावा आजकल जो किसान लोग हैं, तो हम लोग आज यहाँ पे जो खेती करते हैं तो खेती में मुख्य रूप से यहाँ रसायन का उपयोग करते हैं। और ये रसायन भी, जो रसायन खाद का उपयोग करते हैं, ये भी पानी को प्रदूषित कर देता है, उसे ख़राब कर देता है। जो कीटनाशक दवा हम लोग डालते हैं वो भी पानी को ख़राब करता है, मिट्टी को भी ये ख़राब करता है। तो इन कारणों से यहाँ पे है। इसके अलावा ये सब जो भी उर्वरक खाद वगैरह हम डालते हैं
फसल में, तो वो पानी में मिल जाता है और वो पानी को ख़राब कर देता है। हम लोग जो घरेलू कार्य करते हैं तो उसमें भी हम लोग पानी को बर्बाद करते हैं। वो पानी, घर का जो ख़राब पानी, वो किसी नदी नहर में भी जाके गिरता है, जिससे कि वो नदी का पानी जो स्वच्छ पानी था वो भी ये पानी को जाने से गंदा हो जाता है, उसकी गुणवत्ता जो है वो ख़त्म हो जाती है। और इस कारण से यहाँ पे एक जल संकट की समस्या बन जाती है। मनुष्य के लिए बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है। हम लोग को इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में जल के अति दोहन से संख्या एवं राजस्थान में, महाराष्ट्र में इससे फ्लोराइड गैस केंद्रन में वृद्धि हुई है। सीवेज एवं जल मल से भारत के अधिकांश नगरीय क्षेत्र में धरातलीय जल दुष्प्रभावित हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे बिहार है, पश्चिम बंगाल के भी कुछ इलाकों में पानी के यहाँ पे अति दोहन से आर्सेनिक की समस्या बन गया है। ये सवाल भी पूछा जाता है कि बिहार में जो अति जल दोहन के कारण किसकी समस्या बनी हुई है, तो आर्सेनिक उसका आंसर होता है। राजस्थान, महाराष्ट्र में फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया है। स्वीजेज और यहाँ पे स्वीज है और जलमल से भारत के अधिकांश नगरीय क्षेत्र में धरातलीय जल दुष्प्रभावित हुआ है। यानी कि ज़मीन के अंदर वाला पानी हो या ज़मीन के ऊपर वाला, खास करके जो ज़मीन के तल पे है, धरातल मतलब ज़मीन के ऊपर वाला जो पानी है वो ख़राब हो चुका है। उसमें इतना ज़्यादा कचरा ये सब मिल गया है कि वो यूज करने लायक नहीं रहा है। भारत की अधिकतर नदियाँ आज प्रदूषित हो गई है। अनेक छोटी नदियाँ तो अत्यंत ही विषैली हो गई है। तो हमारे देश में पहले नदी पवित्र थी, साफ़ सुथरा था। हम लोग प्राचीन काल में पढ़े हैं कि यहीं पे सभ्यताओं का विकास भी हुआ है। इन्हीं नदियों को लोग अपने पेयजल में या बाकी काम में इसी नदी के पानी का उपयोग करते थे। यही मानव जीवन का विकास हुआ। लेकिन आज के टाइम पे भारत की अधिकतर नदियाँ जो है वो प्रदूषित हो चुकी है। और छोटी छोटी जो नदियाँ हैं वो तो एकदम विषैली हो चुकी है। जैसे हम लोग गंगा की बात करें, भारत की सबसे लंबी नदी में गिना जाता है और ये प्रदूषित हो चुका है। इसका पानी सीधे उपयोग लायक नहीं बचा है और इसको प्रदूषित करने में हम मानव का ही यहाँ पे हाथ है। हम लोगों ने ही इसे प्रदूषित किया है। तो ये सब समस्या आज बनी हुई है। यदि वो गंगा नदी का पानी अशुद्ध होता तो उसे हम लोग यूज कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने ही उसे गंदा कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है। तो सवाल यहाँ है कि जब इतनी समस्याएं हैं तो जल का संरक्षण और उसकी प्रबंधन करने की आवश्यकता है, उसको मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है। आपने अनुभव किया होगा कि जल संसाधन की सीमित आपूर्ति, तेजी से फैलते प्रदूषण एवं समय की मांग को देखते हुए जल संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन अपरिहार्य है, जिससे स्वास्थ्य, जीवन, खाद्यान्न सुरक्षा, जीविका और उत्पादक अनुक्रियाओं को सुनिश्चित किया जा सके और नैसर्गिक परिवर्तनों के निम्नीकरण पर विराम लगाया जा सके। देखिए अभी तक हम लोग ये तो समझ गए होंगे कि जल का हमारे जीवन में कितना योगदान है, कितनी इसकी आवश्यकता है। और ऐसे में यदि हम जल का संरक्षण न करें, इसका कंजर्वेशन न करें, इसका प्रबंधन मैनेजमेंट न करें, तो ये हमारे लिए और आगे समस्या उत्पन्न करेगी। तो इन समस्याओं से बचने की यही एक रास्ता है कि हम इसका संरक्षण करें, इसके उपयोग का प्रबंधन करें। अगर ये चीज़ करेंगे तभी हम आगे चल के एक स्वस्थ जीवन, बढ़िया भोजन, उसकी भी सुरक्षा कर सकते हैं, आजीविका चला सकते हैं या बाकी के जो भी काम हैं वो हम कर सकते हैं। यदि हम इसका संरक्षण ना करें, इसके उपयोग का प्रबंधन ना करें, मैनेजमेंट ना करें, प्लानिंग इसका नहीं बनाएं, तो हमारे लिए ये एक बहुत गंभीर समस्या भविष्य में बनने वाली है और इसका अंश हम लोग को आज भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जरूरी है कि हम लोग जल का संरक्षण करें। जल संसाधन के दुर्लभता या संकट निवारण हेतु सरकार ने सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृत किया। कालांतर में कई समस्याओं के उभरने के कारण इसे संशोधित कर राष्ट्रीय जल नीति 2002 में यहाँ पे इसके रूप में इसे प्रस्तुत किया गया। इसके अंतर्गत सरकार ने जल संरक्षण हेतु निम्न सिद्धांतों के ध्यान में रखकर योजनाओं को निर्मित किया गया है। तो देखिए जल की समस्या हमारे लिए बहुत यहाँ पे दुर्लभ बना हुआ है, ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सितंबर 1987 में एक यहाँ पे नीति बनाया जिसे राष्ट्रीय जल नीति के नाम से जाना जाता है। बाद में यहाँ पे और भी बहुत सारी समस्याएं जल से संबंधित यहाँ पे सामने आने लगी और तब जा कर के इसको बदल करके इसमें और बहुत सारे नियम कानून लागू किए गए और इसका नाम रखा गया राष्ट्रीय जल नीति, जो कि 2002 में फिर से इसको संशोधित करके इसमें बदलाव करके फिर से इसे लागू किया गया है। इसमें कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं।
सबसे पहले जल की उपलब्धता को बनाए रखना है। इस जल नीति के तहत जो जल की उपलब्धता है उसको बना करके रखना है, जल को प्रदूषित होने से बचाना है और जल को स्वच्छ कर उसका पुनर्चक्रण भी करना है, यानी कि फिर से उसको रिसाइकल करके उसे यूज करना है। तो ये सब यहाँ पे नियम इसमें लगाया गया था। अब यहाँ पे है कि इसमें हम लोग अंगांकित संरक्षण विधियाँ कारगर सिद्ध होती है, यानी कि इसमें हम कुछ नियम लगा करके, 1-2 नियम है जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे जल का संरक्षण कर सकते हैं। सबसे पहले है भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने जल मिशन संदर्भ देकर भूमि जल पुनर्पूर्ति पर बल दिया था, जिससे खेतों, गाँवों, शहरों, उद्योगों को पर्याप्त जल मिल सके। इसके लिए वृक्षारोपण, जैविक तथा कंपोस्ट खाद के प्रयोग, वेटलैंड्स का संरक्षण, वर्षा जल के संचयन एवं मल जल शोधन, पुनर्चक्रण जैसे क्रियाकलाप उपयोगी हो सकते हैं। तो इसमें जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने भी यहाँ पे जल मिशन लेकर के आए थे और यहाँ पे पानी के पुनर्पूर्ति के लिए काम किए थे, जिससे कि यहाँ पे खेत है, गांव है, शहर है, इन सभी को जल को पर्याप्त रूप में यहाँ पे इन सभी चीज़ों को, जो खेत, गांव, शहर है, उद्योग है, इनको पर्याप्त जल उपलब्ध हो सके, इसके लिए काम किया गया था। इसके लिए पेड़ ये सभी लगाने का काम किया गया था। तो ये सब चीज़ यहाँ पे इनके द्वारा किया गया था। शहरीकरण, भवन निर्माण, रेल मार्ग तथा सड़क पक्कीकरण भूमि जल पुनर्पूर्ति के बाधक तत्व हैं। तो ये सब वो चीज़ हैं जो यहाँ पे भूमिगत जल के पुनर्पूर्ति में बाधा का निर्माण करते हैं, ये बाधा डालते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद दूसरा है जल संभर प्रबंधन। जल प्रवाह या जल जमाव का उपयोग कर उद्यान कृषि, वानिकी, जल कृषि या कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इससे पेयजल पूर्ति भी की जा सकती है। इस प्रबंधन को छोटे इकाइयों पर लागू करने की आवश्यकता है। तो देखिए, जल संभर प्रबंधन मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए बारिश का पानी है तो उसे हम लोग संचित करके रखें, उसे जमा करें कहीं नदी में, तालाब में, या कहीं पे हम लोग अंडरग्राउंड, जैसे हम लोग चापाकल ये सब करते हैं, तो उसमें भी इसको हम डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं माध्यम यहाँ पे चेम्बर ये सब बना करके कि कचरा उसमें ना जाए। और इस तरह से हम लोग इस पानी को स्टॉक करके, इसे जमा करके हम लोग कृषि में, वानिकी में या पीने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसे हम लोग के कम से कम छोटे छोटे इकाई पर, तो बड़े लेवल पे नहीं तो कम से कम छोटे लेवल पे तो इसकी काम करना ही चाहिए। ये काम करने की बहुत ही आवश्यकता है। उसके बाद है तीसरा तकनीकी विकास। तकनीकी विकास से तात्पर्य है ऐसे उपक्रम जिसमें जल का कम से कम उपयोग कर अधिकाधिक लाभ लिया जा सके, जैसे कि ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारों से सिंचाई, सीढ़ीनुमा खेती इत्यादि। तो देखिए, एक और है हम लोग को यहाँ पे वाटर को बचाने का, इसका कंजर्वेशन करने का उपाय कि हम लोग पानी को उतना ही उपयोग करें जितना आवश्यकता है। जैसे किसान जो सिंचाई करता है तो पूरे तरह से उस खेत को पानी से भर देता है जितना कि उसके फसल को आवश्यकता नहीं है, इससे पानी की बर्बादी होती है। तो यहाँ पे किसान अगर चाहे तो ड्रिप सिंचाई या फुहारों वाले जो सिंचाई होता है, लिफ्ट सिंचाई है, सीढ़ीनुमा खेती है, ये सब तरीक़ों से वो खेती कर सकता है और इससे वो पानी को बचा सकता है, उसका सर्वेक्षण कर सकता है। तो ये सब कुछ उपाय हैं जिसके माध्यम से हम लोग पानी का संरक्षण कर सकते हैं, जल को बचा सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इसी से संबंधित अभी जो टॉपिक बच गए हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।